हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हमारा जो चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी कि आज से ही हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को कर दिया है स्टार्ट। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक हमने जान लिया, लेकिन शुरुआत हम करेंगे एक अच्छी सी थॉट के साथ। तो आज की हमारी थॉट है, सम पीपल्स ड्रीम ऑफ सक्सेस व्हाइल अदर्स वेक अप एंड वर्क हार्ड फॉर इट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको अब अब्दुल कलाम जी की एक बहुत ही अच्छी कोटेशन बताना चाहती हूँ, और वो है ये कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। अब देखिए, हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, हमें क्या पढ़ना है चैप्टर में। देखिए, अब हम चैप्टर में सबसे पहले देखिए, ये डायग्राम ना हमारा इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एंड द लिवर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब क्या है? पैंक्रियास भी, पैंक्रियास का भी एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है, ये सब आ जाएंगे एसेसरी ऑर्गन्स में। प्लस हमारे पास यहाँ पर टंग भी एंड टीथ भी, ये सभी एसेसरी ऑर्गन्स। अभी मैं आपको बताऊंगी वो भी। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं वो ओरल कैविटी के थ्रू। अच्छा, अब देखिए, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो हम खाना खाते हैं कैसे वो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, देखिए हमने खाना खाया कैसे, हमारी एलिमेंट्री कैनाल से हमारे स्टमक में गया। ठीक है, और फिर जो वेस्ट है हमारे खाने से वो रिलीज हुए, तो कैसे पूरा प्रोसेस होता है, आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो खाना है वो ओरल कैविटी में रहता है। ठीक है, ओरल कैविटी के पार्ट्स क्या है? यूव्यूला, टंग एंड टीथ। ठीक है, सेकंड कहां पर जाता है खाना? फेरिंग्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कैविटी, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड इज योर ईसोफेगस। ईसोफेगस की स्पेलिंग होती है OESOPHAGUS, ईसोफेगस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो फूड है वो जाता है स्टमक में। ठीक है, कहाँ जाता है? स्टमक में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्थ। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ ड्यूओडेनम पार्ट होता है जो कि स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ता है। ठीक है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। देखिए ये सी शेप पार्ट। ठीक है, तो दिस इज ड्यूओडेनम, ये पूरा ही स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स्थ है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो सिक्स्थ पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, एंड देन होगा हमारे पास एनस। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? चलिए, अब हम चलते हैं कि जो हमारे पास हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब हम जो फूड इनटेक करते हैं हम उसी को तो डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। चलिए, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज that cannot prepare their own food. ठीक है, so can prepare, देखिए can not आ गया तो heterotrophic and can prepare, sorry let's take highlighter. so चलिए, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में हमेशा याद रखना, देखिए कैन नॉट बोला मैंने, वो हेटेरोट्रॉफिकली कैन, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड and heterotrophic organisms are those that cannot prepare their own food but instead
डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम हाईलाइट करेंगे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड and instead depend on other organisms for the food। ठीक है, so ये autotrophic organisms में and heterotrophic organisms में these are the differences। चलिए एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये जो हम नोट्स हैं जिनसे हम पढ़ रहे हैं, अब हम उनको अपनी नोटबुक में कैसे बनाएं। सो डोंट वरी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि वो लिंक जो है विदाउट एनोटेशंस होगी। तो एनोटेशंस करने के लिए आप जो है वीडियो को पॉज करके बीच में ही नोट डाउन कर सकते हैं या फिर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, सो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू स्पेसिफाई वर्ड ग्रीन। ग्रीन मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ही होंगे। क्लियर, हमेशा जरूरी नहीं है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ही होंगे, क्योंकि कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट। ठीक है, तो वो आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में। एंड यहीं पर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे हमारे पास एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में हमारे पास ह्यूमंस भी आ जाते हैं, तो डोंट कंफ्यूज कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। तो हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि हम जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स पे। देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज जानना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हम फूड लेते हैं, हमारी बॉडी को एक्चुअल में क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या है इसका मतलब, तो न्यूट्रिएंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। याद रखना, लैटिन क्या है, डेड लैंग्वेज, यानी कि आज के टाइम पे लैटिन को कोई यूज नहीं करता। ठीक है, इट इज अ डेड लैंग्वेज। सो हमें ये तो याद नहीं करना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। देखिए, अब जो वर्ड न्यूट्रिएंट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रिशियो, और न्यूट्रिशियो का मीनिंग क्या होता है, टू नरिश। न्यूट्रिशियो मीन्स टू नरिश। क्लियर हुआ सभी को? Okay, so nutrients are the chemical substances present in the food। nutrient का क्लियर हो गया, मतलब मीनिंग क्या है इसका, कि ये वर्ड आया है न्यूट्रिशियो वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू नरिश। ठीक है, एंड न्यूट्रिशन इज अ लैटिन वर्ड। अब देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये भी याद रखना है। क्या है न्यूट्रिएंट्स? केमिकल सब्सटेंसेस जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अस एनर्जी। सो दे आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडीली फंक्शंस। चलिए, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग से बात बता देती हूँ। देखिए, अब हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी कैसे मिलती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी डायरेक्ट मिल जाती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चलिए अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जस्ट क्लियर द बोर्ड। ओके, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, डायरेक्ट का पहले जिक्र कर लेते हैं, जिनको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो जैसे सनलाइट है हमारे पास, सनलाइट से जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द यूजेज ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट का डायरेक्ट यूज करके वहां पर फूड की प्रोडक्शन हो रही है, यानी कि उनको एनर्जी मिल रही है। फूड की प्रोडक्शन हो रही है, और फूड से क्या मिलेंगे, फूड से मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट से मिलेगी एनर्जी, यानी कि डायरेक्टली सनलाइट से ही हमें एनर्जी मिल रही है। सो दिस इज डायरेक्ट वे। क्लियर? इनडायरेक्ट वे में देख लीजिए, हमारा पांडा है, ज़ीब्रा है, ये दोनों कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाएंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, वो अपना, देखिए ये पांडा क्या कर रहे हैं, ग्रीन लीव्स को खा रहे हैं, राइट। तो ग्रीन लीव्स यानी कि जो सनलाइट को यूज करके जो ग्रीन प्लांट्स है हमारे पास, उन्होंने जो ग्लूकोज बनाया था, ठीक है, वो हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ने लिया और उससे हमारे पास क्या आई, एनर्जी। एनर्जी क्यों जरूरी है, चलिए देखते हैं। सो एनर्जी से हम क्या करते हैं, एनर्जी से हम देखिए ग्रोथ के लिए जरूरी है मेंटेनेंस ऑफ बॉडीली फंक्शन। हमारी बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स की मदद से बनते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी, यानी कि एनर्जी से ही बनते हैं। क्लियर। नाउ न्यूट्रिशन देख लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स वर्ड क्लियर, कहाँ से मिला है, लैटिन वर्ड न्यूट्रिशियो से, जिसका मतलब होता है टू नरिश। क्लियर। अब देखिए हमने क्या बताया, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, कहाँ प्रेजेंट होती है, फूड में, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स दैट आर नेसेसरी। ओके, तो लाइट कलर ले लेते हैं हम कोई। ओके, so it is a process by which a living organism obtain nutrients that are essential for growth and maintenance of the bodily function। ठीक है, बॉडी के फंक्शंस के। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है ना, उनको ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये वाला पेज तो अभी क्लास में ही लर्न हो गया, इसमें तो कोई खास कंफ्यूजिंग कुछ था नहीं। देखिए ये क्या है हमारे पास, ग्रीन प्लांट्स, यानी कि क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर, क्लियर हो गया। सो कमिंग ऑन टू द सेकंड पेज, फूड इज द बेसिक एंड मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, फूड क्या है, फूड इज द बेसिक एंड एसेंशियल, मोस्ट एसेंशियल, इनफैक्ट मोस्ट एसेंशियल, राइट। क्योंकि फूड से क्या मिलती है हमें, देखिए फूड से ही मिलती है हमें एनर्जी। ठीक है, एनर्जी से, देखिए फूड से मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी, एनर्जी से क्या करते हैं हम, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शंस। हमारी जो रेस्पिरेशन हो रही है, ऑफ बॉडी लिख लेते हैं, ऑफ बॉडी फंक्शंस। हमारे जो बॉडी में इतने सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, ठीक है, बीट थिंकिंग कर रहे हैं हम, खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी काम करते हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट बीट यानी हार्ट पंप कर रहा है। इन सभी कामों के लिए हमें चाहिए एनर्जी, जो कि कहाँ से मिलती है, फूड से। इतना तो सभी को क्लियर हो गया। नाउ it provides energy matter for growth and repair of tissues। यही हो गया maintenance। The major components of the food are carbohydrates, proteins and fats। These are the major components, यानी कि जो कि हमें large amount में चाहिए। Clear? Small amount में भी चाहिए होते हैं कुछ, जो हमारे पास components हैं food के, वो है vitamins, minerals and water। वाटर एक्चुअल में हम कैटेगरी में नहीं डाल सकते, वाटर अलग से ही बहुत एसेंशियल है। चलिए तो विटामिन एंड मिनरल्स देखेंगे सिर्फ और सिर्फ। देखिए यहाँ पर भी आ गया, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। नाउ वाटर, हर एक पॉइंट आ गया। वाटर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स, अब देखिए यहाँ पर आ गई डाइजेशन की definition। The complex food substances that we obtain as food are to be converted into their simple and absorbable form, and this process is known as digestion। क्लियर हुआ आप सभी को, डाइजेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हमारे पास होते हैं उनको मैकेनिकल डाइजेशन प्लस एंजाइमेटिक रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, इट इज accomplished by our digestive system through various mechanical, देखिए यहाँ पर आ गया मैकेनिकल,
एंड बायोकेमिकल मेथड्स। क्लियर सभी को ये स्लाइड भी? चलिए ये तो बेसिक थे, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स कैसे क्वांटिटी है, मतलब कैसा कंपोनेंट है ये? मेजर अमाउंट में जो चाहिए, तो मेजर अमाउंट वाला कंपोनेंट है, ठीक है। अब M इज फॉर मेजर एंड MI इज फॉर माइनर, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं हम। वाटर तो एक एसेंशियल कंपोनेंट है ही। लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखिए हमारे पास ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है हमको, ठीक है। दिस इज द प्रोटीन का स्ट्रक्चर। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, हो सकता है कि आप अभी कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये ऑरेंजेस में कौन सा विटामिन होती है? विटामिन सी। ऑरेंजेस में विटामिन सी। चलिए ये हमारे पास ब्रोकली, ब्रोकली में कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोकली में कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए फैट्स वहां पर मैंने आपको नहीं दिखाए फ्लो चार्ट में, बट फैट्स आर आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर डाइट, ठीक है। सो ये देखिए हमारे ऑरेंजेस दोबारा आ गए, विटामिन सी रिच ऑरेंजेस, ठीक है। तो ये हमको कुछ फैट्स के एग्जाम्पल दिखा रखे हैं यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में डाइजेशन वाला चैप्टर। ये हमने मतलब बेसिक्स देखे कि फूड में से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स हमें मेजर अमाउंट में और कौन से माइनर अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्रोसेसेस। चलिए we eat food for the energy to carry out basic functions inside a living organism। चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले जो अमीबा है, अमीबा के अंदर कैसे होता है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस। देखिए अमीबा प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग begins when this protozoan detects the food through its receptors and encases the food in the vacuole। यानी कि डिटेक्शन होती है फूड की रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। एक और सैक होता है जिसके अंदर मतलब वो क्या किसका सैक होता है? एंजाइम्स का। टॉकिंग अबाउट अमीबा, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ प्रोटोजोअन, क्लियर। अभी यहाँ पर क्या है? एक है वैक्यूल हमारे पास, एक है हमारा एंजाइम वाला बैग, क्लियर। देखिए अब यहाँ पर अब उस एंजाइम वाले बैग को हम कहते हैं लाइसोजाइम्स। मर्जेस विद दिस वैक्यूल। अब वैक्यूल में जिसमें खाना है, अब देखिए यहाँ पर ये वैक्यूल है, इसके अंदर मान लीजिए लेट्स डोंट ड्रॉ इट हियर। अभी हमारे पास फूड है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या आ गए हमारे पास? लाइसोजाइम्स, जहाँ पर सारी एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स लिख लेते हैं, एंजाइम्स। अब इससे क्या होगा? चलिए पढ़ते हैं। This merges with this vacuole. The storage bubble containing the food and the lysozymes forms a huge bubble। अब देखिए ये क्या है? स्टोरेज बबल था ये। अब ये दोनों मिक्स हो गए तो ये एक बड़ा सा बबल फॉर्म कर लेंगे एंड इसमें क्या होगा? फूड डाइजेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एंजाइम्स हैं, तो फूड की डाइजेशन यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे इस फूड से, मतलब जो अमीबा को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, दे विल बी डिफ्यूज, हर एक बॉडी के पार्ट में डिफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर सभी को? वेरी गुड। वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल दैट आर रिक्वायर्स, ठीक है, न्यूट्रिशन जिनको चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी रख रखी है आपके लिए। सो द वेस्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस नोन एज फैगोसाइटोसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेस्ट कौन से प्रोसेस से रिमूव होता है? फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रोसेस से अमीबा में वेस्ट रिमूवल होता है, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? ये हमारे पास लाइसोजाइम्स वाला बैग है, क्लियर। ये है हमारा एंजाइम्स वाला बैग, एंजाइम्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अमीबा जो है डिटेक्ट करेगा। अब ये बैक्टीरिया क्या है? ये है फूड, और अमीबा ये है एज फूड की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा फूड है। फिर क्या होगा? हमारे अमीबा ने डिटेक्ट कर लिया,
अब जाएगा अमीबा थोड़ा सा, अब हमारे पास ये जो स्यूडोपोडिया होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो है शेप चेंज करता रहता है। क्लियर? अमीबा शेप चेंज करता रहता है। सेकेंड क्या रहेगा हमारे पास, अब जो बैक्टीरिया अंदर इंजेस्ट होंगे, क्योंकि अमीबा शेप चेंज करता रहता है, तो अमीबा इस तरीके से शेप चेंज करेगा कि वो इस तरीके से होकर और फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से फिर से बंद हो जाएगा और फिर बाद में ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा। अमीबा की शेप की जिक्र कर रहा है यहाँ पर मैंने, ठीक है? क्लियर? अब देखिए यहाँ से अमीबा ने सेकेंड स्टेप में क्या किया, फूड इनटेक कर लिया। अब अंदर गया फूड, तो ये जो लाइसोजाइम्स का बैग था इस वैक्यूल के साथ मिक्स हो गया। लाइसोजाइम्स में क्या थी, एंजाइम्स थी। एंजाइम्स प्लस फूड क्या बन जाएगा, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, प्लस ऐसे वेस्ट रिलीज हो जाता है। प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्लियर? क्लियर? अब देखिए हमने यहाँ पर काऊ का और हाउस फ्लाई की इमेज दिखा रखी है यहाँ पर, यानी कि कुछ ना कुछ जिक्र हम काऊ और हाउस फ्लाई का भी करने वाले हैं। देखिए हाउस फ्लाइज जो है, हाउस फ्लाई क्या करती है, दे ईट मोस्टली लिक्विड और फाइनली ग्रैन्युलेटेड फूड, बट बिफोर इट pukes out it digestive juices all over its lunch and then what it do, then it ingest the food। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले क्या करती है पता है आपको, क्या करती है, एक मक्खी जो हमारे सिंपल हाउस फ्लाई होती है, यू नो हाउस फ्लाई क्या करती है, हमेशा जो फूड होता है ना उसका जो उसको इंटेक करना होता है, या तो उसको बिल्कुल फाइनली ग्रैन्युलेटेड करके फिर लेती है या बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लेती है। क्या करती है, वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस डाल देती है, सारे डाइजेस्टिव जूसेस डाल देगी फूड पे, फिर उसको इंटेक करेगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर काऊ की बात करते हैं। स्पाइडर्स, स्पाइडर्स में भी यही प्रोसेस होता है, वो भी डाइजेस्टिव जूस अपना बाहर रिलीज करते हैं फूड के ऊपर, डाइजेस्टिव जूसेस डालते हैं और फिर फूड डाइजेस्ट, मतलब जो हमारा फाइनली ग्रैन्युलेटेड फूड है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए स्पाइडर्स में भी यही होता है। क्लियर हो गया? काऊ की बात करें अगर हम, तो काऊ में क्या होता है, देखिए अब ये प्रोसेस है, देखिए काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड से माउथ में जाएगा, हमारा खाना जो मतलब जो फूड है वो माउथ में जाएगा, फिर हमारे पास माउथ के बाद स्टमक 1 और 2 में जाएगा फूड। ठीक है, फिर इसकी कर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, पार्शियली डाइजेस्टेड। कर्ड क्या होता है हमें पता होना चाहिए, इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। फिर वापस से क्या हो गई, ये जो कर्ड है, देखिए हम कहते हैं ना कि गाय भैंस जिनको हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स, क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है, र्यूमिनेंट्स यानी कि ये अपना जो कर्ड है, पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है, उसको वापस से माउथ में लेकर जाके फिर से च्यू करते हैं, फिर स्टमक 3 और 4 में जाता है हमारे पास जो फूड है। इसको क्या बोलेंगे, रीगर्जिटेटिंग। दे विल रीगर्जिटेट अगेन। ठीक है, दे विल रीगर्जिटेट। क्लियर? अब क्या होगा यहाँ पर, काऊ में जो पूरा प्रोसेस है, फूड को माउथ में लेकर गए, ठीक है, और माउथ के बाद फिर से जो है स्टमक 1 और 2 में, फिर पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से माउथ में ले जाने के बाद स्टमक 3 और 4 में, उसके बाद जो रिमूवल हो गया फूड का, वेस्ट पार्टिकल्स का, नॉट फूड का, वेस्ट सब्सटेंसेस जो आई फूड में से। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है 80 आवर्स में। ठीक है, 80 आवर्स में। डॉग्स में प्रोसेस कितने टाइम में होता है, एवरी 6 आवर्स में। डॉग्स में होता है 6 आवर्स के पीरियड में। क्लियर? अब देखिए, अब हम सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब वो कैसे पार्ट्स में डिवाइड हमने कर दिया। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, पहले होंगे प्राइमरी ऑर्गन्स जो कि डायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है वो होंगे प्राइमरी ऑर्गन्स, और जो एक्सेसरी ऑर्गन्स यानी कि जो उनकी सहायता कर रहे हैं। देखिए, हमेशा प्राइमरी का मतलब क्या होगा, प्राइमरी मींस कि जो प्राइमरी है, जिसके बिना कभी मतलब उस प्रोसेस का काम ही नहीं चलेगा उसके बिना। क्लियर? और एक्सेसरी में क्या होगा कि वो प्रोसेस की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो होंगे तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन नहीं होंगे तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा वो है बात, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन फिर भी होगा। तो प्राइमरी ऑर्गन सबसे पहले हम लिखेंगे स्टमक को, देन अवर इसोफेगस, फेरिंग्स में आता है। चलिए दोबारा लिखते हैं। स्टमक तो हमने डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट कर दिया, ओके। तो हम नीचे स्टार्टिंग से लिखते हैं। चलिए स्टार्टिंग से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अवर माउथ, ठीक है, प्राइमरी है जो माउथ, इसोफेगस, then our stomach, then our small and large intestine, ठीक है। तो लिखेंगे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सेसरी ऑर्गन्स में क्या आ जाएंगे हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टीथ, देन आवर टंग, देन आवर सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी एक्सेसरी ऑर्गन्स में ही आएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और हम कहाँ पर लिख सकते हैं? और हम वहां लिख देते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड अवर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास। सो इस पॉइंट को भी आप जल्दी से नोट करिए। एनोटेशंस ये रिमूव हो जाएंगे तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप इनको नोट कर सकें, ओके। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर, फंक्शंस क्या है? इंजेशन, सो इसको जी कर लेना, ठीक है। इंजेशन, क्लियर? Ingestion or consumption of food substances, then okay, you can sit there. Then digestion of the food particles, then transport of small particles to different areas. अब हमारा digestive system ही तो है जो ये काम करता है कि हमारे जो food particles है उनको absorb करा के फिर हमारे different body parts में भेजता है। क्लियर? तो absorb ही ऐसे होते हैं, different areas में चले जाएंगे digestive tract के, as well as जो फिर हमारा जो है पूरा जो हमारी बॉडी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसमें काम करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में। सिक्रेशन ऑफ नेसेसरी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड ब्रेकिंग लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स का। तो मिनरल्स एंड वाइटामिन्स का जिक्र करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स की। मिनरल्स में मेजर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स, ओके, लेट्स टेक व्हाइट कलर। मेजर मिनरल्स जो कि थोड़े ज्यादा अमाउंट में चाहिए। देखिए मिनरल्स तो वैसे ही कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन उनमें से भी जो ज्यादा और जो कम में चाहिए, ट्रेस यानी कि थोड़ी सी अमाउंट में, मेजर यानी कि इनमें से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में। तो कैल्शियम, जैसे एग्जाम्पल दिखाया था ब्रोकली का, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ट्रेस में आ जाएंगे क्रोमियम, कॉपर एंड दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। तो मिनरल्स के फर्दर फर्स्ट है मेजर मिनरल, सेकेंड है ट्रेस मिनरल। क्लासिफिकेशन, विटामिन्स की बात करें तो वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन बी1, मतलब बी की टाइप्स जो है B2, B3, ठीक है। तो B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 को नियासिन। देखिए वाटर सोल्यूबल है यानी कि जो वाटर में सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं, फैट में है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड विटामिन के। विटामिन के फॉर क्लोथिंग, विटामिन ए फॉर आईसाइट, ठीक है। विटामिन डी क्या करती है? हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। देन फाइबर्स की बात भी कर लेते हैं। स्ट्रेचेस ओके, सो लेट्स टेक व्हाइट कलर। सो क्या है फाइबर? स्ट्रेचेस इंटेस्टाइनल मसल मेकिंग देम मोर एफिशिएंट
सो दे पुश अनवांटेड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी वेरी क्विकली। कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किस सब्सटेंस में, मैंने कि कौन कौन से फूड सब्सटेंस में मिलते हैं, एप्पल्स में, पीयर्स, कैरेट, ब्रोकली एक्सेट्रा। फाइबर्स क्या करते हैं, ये हमारी इंटेस्टाइनल मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा, मोर क्विकली फ्लो होता है अनवांटेड सब्सटेंसेस का, वेस्ट मटेरियल का, और वो हमारी बॉडी में से आउट हो सकते हैं वेरी क्विकली। ठीक है, तो फाइबर्स आर एसेंशियल। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल on the constituents, organic nutrients and inorganic, कैसे constituents यहाँ पर प्रेजेंट है इस बात पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन। ओके, सो हमने क्या पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि और अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग डेफिनेशन है, बायो के लिए अलग, बात तो वही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन और कार्बन है, मतलब ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन हेटेरो एलिमेंट हो जाएगा। Now these include carbohydrates, lipids, proteins and vitamins. Clear? अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हो अगर न्यूट्रिएंट्स में, तो जब क्या होगा, कंपाउंड्स दैट कंटेन मेटल एंड अदर एलिमेंट्स, these include minerals and water. Clear? अमाउंट रिक्वायर्ड पे मैक्रो एंड माइक्रो मैंने आपको बता ही दिया था। मैक्रो जो कि मतलब हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए, उनके फंक्शंस ज्यादा होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, एग्जांपल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे हमारे पास जो कि बॉडी को लेस या फिर माइन्यूट क्वांटिटीज में चाहिए, जो कि रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस में इन्वॉल्वड है, एग्जाम्पल्स आर योर विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, एक अच्छी बात बता देती हूँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए तो स्मॉल अमाउंट में, लेकिन डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और एक्सेस से भी प्रॉब्लम होती है, तो मतलब हमें मेंटेन क्वांटिटी में लेना चाहिए। डेफिशिएंसी इज प्रॉब्लमैटिक। देखिए विटामिन की बात कर लें, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है हमें किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर जैसे ह्यूमंस की बात करें, अगर किसी को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी में बेरी बेरी, विटामिन सी में क्या होगा, विटामिन सी में क्या होगा, स्कर्वी। ठीक है, मतलब विटामिन डी में रिकेट्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं स्पेशलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लेट्स एनोटेट हियर। ये क्या है, माउथ। जस्ट हम एक बार ओवरव्यू दे रहे हैं तो हम इस पूरे को लिखा देते हैं माउथ। ठीक है, माउथ, इसोफेगस, चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसोफेगस। Then this is our liver, this is gallbladder. Okay, so now talking about the alimentary canal, तो देखते हैं अब हमारे पास ये क्या है, गॉल ब्लैडर। इट इज गॉल ब्लैडर। ओके, नाउ दिस इज स्टमक, दिस इज पैंक्रियास, दिस पोर्शन इज पैंक्रियास। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, पैंक्रियास। कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो कर रखा है हमको। ठीक है, एंड दिस इज लिवर। ठीक है, अभी हम हर एक चीज को डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, जिसमें आपको एक बार ओवरव्यू के लिए बता रही हूँ। ठीक है, दिस इज स्टमक, दिस इज पैंक्रियास, ये सी शेप्ड ऑर्गन है हमारा डियोडेनम, डियोडेनम। दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट मतलब ये पूरी एक ही है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हम लेबलिंग करना है, राइट। नाउ दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन
अच्छा, क्या आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एक्चुअल में वो स्मॉल नहीं होती। हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए कहते हैं क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर बहुत ही कम होता है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड नाउ दिस यहाँ पर जो होता है सिकम है, यहाँ सिग्मोइड कॉलन भी है, दिस इज रेक्टम, दिस इज एनस, क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। अब बेसिक क्लासिफिकेशन हमने डिवीजन कर दी है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा अपर पार्ट है दिस इज ओरल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी। फिर ये क्या कर रहा है, ओरल कैविटी से फूड नीचे हमारे स्टमक के पास ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट पैसेज। देन क्या हो रहा है, ये हमारा पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो किस चीज को रेफर कर रहा है, स्टमक को, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, गैस्ट्रो इज रिफरिंग टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइनल तो रिफर कर ही रहा है इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी ऑर्गन है एंड देन हमारे इंटेस्टाइन। उसके अलावा जो हमारे पास ये लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियास है, ये तो हमारे सेकेंडरी ऑर्गन या फिर हम कह सकते हैं एसेसरी ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए हमने कह दिया इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्लियर हुआ क्यों नाम दिया हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ऑल क्लियर, वेरी गुड। नाउ माउथ के बारे में बात कर लेते हैं। माउथ क्या है, माउथ इज अ ट्रांसवर्स ओपनिंग, इट इज अ ट्रांसवर्स ओपनिंग टू द एलिमेंट्री कैनाल। ओहो जस्ट गाइस वेट अ सेकेंड, देखिए इधर माउथ क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स ओपनिंग हमारी एलिमेंट्री कैनाल की। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है देखिए अपर ओपनिंग, ठीक है, अपर ओपनिंग हमारी एलिमेंट्री कैनाल की दैट इज माउथ, ठीक है, अपर ओपनिंग एंड इट इज ट्रांसवर्स। देखिए ट्रांसवर्स इस तरीके से, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली वे में हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, और ऐसे वर्टिकल हो तो लॉन्गिट्यूडिनल। चलिए लिख देती हूँ मैं आपके लिए, दिस इज ट्रांसवर्स एंड दिस इज longitudinal and this is transverse। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर माउथ क्या है, ट्रांसवर्स ओपनिंग है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि बिलो द नोज एंड अबव द चिन प्रेजेंट है, बिलो द नोज एंड अबव द चिन प्रेजेंट है। इट इज बाउंड बाय टू मूवेबल लिप्स। लिप्स को क्या बोलते हैं, लेबिया। देखिए लिप्स को क्या बोलते हैं हम, लिप्स को बोलते हैं टेक्निकल भाषा में लेबिया। टंग को क्या बोलते हैं, लिंगुअल। कहीं पर भी ऐसे है ना, लेबिया, लिंगुअल करके कोई भी वर्ड आ गया, यानी कि वो टंग का वो वाला पार्ट जो हमें यहाँ पर मेंशन दे रखा होगा, आगे के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। और लिप्स आ जाए यानी कि लिप्स का वो वाला पार्ट जो यहाँ मेंशन कर रखा है, अभी तो हम बात कर रहे हैं लेबिया की, ठीक है। तो हमारा जो माउथ है उसके ऊपर मतलब हमारे पास कितने 2 मूवेबल लिप्स हैं माउथ के। चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ओके। सो देयर आर 2 मूवेबल लिप्स, द अपर एंड द लोअर लिप, okay, so just a second, okay. So now the vestibule is a narrow space in the mouth that is bound by lips, cheek and the teeth। अभी मैं आपको ये वाला पोर्शन भी शो करूंगी। माउथ leads to the buccal cavity और the oral cavity। अब ये देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये है buccal cavity के पास, ठीक है। These are the parts of the buccal cavity, ठीक है। अभी इनको जल्दी से हम देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द बकल कैविटी में पैलेट, टंग एंड योर टीथ, पैलेट, टंग एंड योर टीथ, दिस इज द पैलेट। अभी देखते हैं हम, यहाँ पर भी हम मार्किंग्स कर लेते हैं, ठीक है। सो पैलेट क्या होती है, पैलेट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो पार्ट्स में क्या आएंगे, पैलेट, टंग एंड टीथ। सो दिस इज अवर पैलेट, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये, ठीक है, दिस इज पैलेट। एंड हार्ड पैलेट की मैं बात करूं तो ये आगे वाला पोर्शन जहां रिजेस होते हैं इस तरीके से, तो दिस इज हार्ड पैलेट। एंड सॉफ्ट पैलेट की बात करूं सो दैट इज एंटायरली मस्कुलर, और मस्कुलर होने की वजह से वो क्या है, वो सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट पैलेट, क्लियर। एंड दिस इज यूवुला, ये क्या है, यूवुला है ये, क्लियर, दिस इज यूवुला। अभी देखेंगे हम इनको भी, पैलेट, टंग एंड टीथ, हार्ड पैलेट ऑन द टॉप। अब देखिए हार्ड पैलेट
अ मस्कुलर टंग एट द बेस, बेस में क्या है हमारे पास, मस्कुलर टंग। हमें बकल कैविटी को एक्सप्लेन कर रखा है, पोजीशंस बता रखी है पैलेट, टंग, टीथ की। बता दिया मैंने आपको, पैलेट तो अपर पार्ट पे है, टंग लोअर पार्ट पे, और टीथ कहाँ पर है, बाउंड्रीज में। ठीक है, अब देख लीजिए पैलेट फर्दर मैंने आपको बता दी, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट जो होती है वो कार्निवोर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप हो रखी है। ठीक है, होती है कार्निवोर्स में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप, ताकि वो अपने जो फ्लैश है, ठीक है, जो उनका खाना है वो अच्छे से उसको जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है। नाउ पैलेट क्या है, इट इज द रूफ ऑफ द बकल कैविटी, द रिजेस इन द पैलेट आर कॉल्ड रूगे। ओके, पार्ट ऑफ द पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड uvula। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हार्ड पैलेट एंटीरियर पार्ट बियर्स रिजेस हेल्प्स इन च्यूइंग। एंटीरियर पार्ट्स देखिए, एंटीरियर पार्ट जो पैलेट है ना, पैलेट है ना, देखिए यहाँ पर पैलेट का एंटीरियर पार्ट होगा हमारे पास जो होगा वो होगा हार्ड पैलेट, और वहां पर क्या होंगे, रिजेस, जिसकी वजह से वो हार्ड है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, स्मूथ एंड फ्लैशी, क्लियर। पोस्टीरियर पार्ट में पता है क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहां मैं साइड हो जाती हूँ, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम हार्ड पैलेट के डिफरेंट पार्ट्स की, मैक्सिला एंड पैलेटाइन, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। क्लियर हो गया, ये भी लिखेंगे, हार्ड पैलेट इज वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स, इट इज वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। ठीक है, सो मैक्सिला एंड पैलेटाइन एंड जो इट इज ये आपकी नोटबुक्स में होना चाहिए। क्लियर, इट इज वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। क्लियर, uvula क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। देखिए बाद में क्या होती है, सॉफ्ट पैलेट, और फिर इसी की एक्सटेंशन क्या है, uvula that hangs above the throat. It helps in swallowing. It prevents the entry of food in the nasal chamber. It is the function of the uvula. Clear? अभी हम देखिए, let's talk somewhat more about uvula. uvula को देखते हैं। Now, some of the scientists thinks that it guides the flow of food and water down the throat. यही हमने अभी देखा है, that it guides the flow of food and water down the throat. पर क्या ये एग्जैक्टली सही है, चलिए वो भी देख लेते हैं। So, well, a lot of theories explain and still researches on the uvula are going on, and there is no perfect function known of the uvula. Very important. ठीक है, तो वैसे आपसे कोई uvula का फंक्शन पूछता है तो आपको बताना यही है, that it guides the flow of food and water down the throat, ताकि जो है नेजल चैम्बर में फूड हमारा ना जाए, नेजल चैम्बर में हमारा फूड ना जाए। ठीक है, क्लियर। नाउ ओके, सो अब आ जाते हैं हम अपने, ये तो टॉन्सिल्स के बारे में बात कर रखी है यहाँ पर, टॉन्सिल्स अभी यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट फिगर। लिप्स के बारे में, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। अब पहले देखिए टॉन्सिल्स यहाँ से पढ़ेंगे, पर पहले हम लिप्स की बात कर लेते हैं। ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, यहाँ पर हम करेंगे यू होगा। ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस, ठीक है, ऑर्बिक्यू यू लिख लेना यहाँ एच की जगह, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। क्लियर। Lips are movable due to the presence of a muscle known as orbicularis oris. This is the muscle जो कि lips में present होती है, और उसी के कारण हमारे lips movable होते हैं, हमारे lips movement show करते हैं। किस वजह से, orbicularis oris muscle के कारण। लेकिन lips जो है हर एक प्राणी में movable नहीं होते। देखिए व्हेल्स में, डॉल्फिन्स में, डक में,
while the platypus में lips are not movable, they are immovable because orbicularis oris क्या है वहां पर absent है, ठीक है। अब जैकोब्सन ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। जैकोब्सन ऑर्गन are well developed in snakes and rabbits and they have well developed smell power. It is connected to the uvula. These are the extra points, these are like the facts, ठीक है, facts, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज इट इज, ठीक है। हमारे लिप्स क्यों मूवेबल होते हैं? बिकॉज ऑफ द मसल ऑर्बिकुलरिस ऑरिस की वजह से। डॉल्फिन्स में, डक, प्लैटिपस में ऑर्बिकुलरिस ऑरिस एब्सेंट होती है जिस वजह से हमारे लिप्स मूवेबल नहीं होते। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट दी टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये हमारा एक डायग्राम है, इसको अच्छे से देखो। यहाँ क्या दे रखा है, पूरी हमारी बकल कैविटी के थोड़े हमारे पार्ट शो कर रखे हैं। दिस इज योर पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूविला, इतना तो सबको क्लियर है। बकल कैविटी, सलाइवा होता है यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सब जिंजाइवल प्लेट, ठीक है। आपको पता है इस पार्ट को जो कि हमारे लिप्स को गम से जोड़ता है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस पार्ट को। ये पार्ट जो हमारे लिप्स को, देखिए ये जो हमारे लिप्स को गम से अटैच कर रहा है, ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज द लेबियल फ्रेन्यूलम, लेबियल फ्रेन्यूलम। क्लियर? अब यहां पर देखते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स आर लिम्फेटिक नोड्यूल्स, यानी कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में आ जाता है तो सबसे पहले वहां काम करते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स, देखिए ये मार्किंग दिखा रखे हैं, यहाँ प्रेजेंट होता है टॉन्सिल्स, ठीक है। अभी बात करेंगे हम वॉल्डेयर स्विंग की भी। देखिए अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट इन द फेरिंग्स। Inflammation of the tonsil causes tonsillitis. Inflammation of the tonsil very important. अगर टॉन्सिल के इन्फ्लामेशन हो जाती है तो टॉन्सिलाइटिस, और अगर हम सर्जिकल रिमूवल कराते हैं तो दिस इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी, क्लियर? अब देखिए यहाँ, सी दिस, ये हमारे पास दिस इज वॉल्डेयर रिंग, ठीक है। ये हमारे क्या है? वॉल्डेयर रिंग है, ठीक है। और ये हमारे टॉन्सिल्स हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं हम। ओके, सो दिस आर अवर नॉर्मल टॉन्सिल्स, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन से। देखिए नॉर्मल तो हमारे, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर ये हमारे टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा? स्वॉलन यूविला होगा, स्वॉलन टॉन्सिल्स होंगे, व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, अगर टॉन्सिल्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या हो जाएगा? व्हाइट स्पॉट्स हो जाएंगे, यूविला स्वॉलन हो जाएगा एंड स्वॉलन ही टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं। वायरल में क्या होता है? रेड स्वॉलन टॉन्सिल्स, थ्रोट रेडनेस देखने को मिलती है, ठीक है। सो टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फेरिंग्स में एंड ओरल कैविटी, अरेंज्ड इन अ रिंग लाइक मैनर नोन एज वॉल्डेयर्स रिंग, ठीक है, वॉल्डेयर्स रिंग। फेरेंजियल टॉन्सिल, अभी टाइप्स बता रखे हैं। फेरेंजियल टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल, अ पेयर ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल एंड अ पेयर ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल। यानी कि जो फेरेंजियल टॉन्सिल है वो एक है, बाकी पेयर यानी कि पैलेटाइन टॉन्सिल 2 है और लिंगुअल टॉन्सिल भी 2 है। देखिए दिस इज योर पैलेटाइन टॉन्सिल, दिस इज योर फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक है। और ये हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल, दिस इज ट्यूबुअल टॉन्सिल। लिंगुअल मैंने आपको बताया था, कहीं पर भी लिंगुअल आ जाए यानी कि इट इज रिलेटेड टू टंग। टंग के पास वाला जो टॉन्सिल है उसको लिंगुअल टॉन्सिल, फेरिंग्स रीजन के पास है फेरेंजियल टॉन्सिल। क्लियर? दिस इज योर वॉल्डेयर्स रिंग। क्लियर हो गए पॉइंट्स? क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के टाइप्स बता रखे हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टीथ देख लेते हैं बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ जॉ। थीकोडोंट, प्लूरोडोंट एंड एक्रोडोंट। थीकोडोंट, प्लूरोडोंट एंड एक्रोडोंट। थीकोडोंट में बॉनी सॉकेट में टीथ प्रेजेंट होते हैं लाइक इन मैन एंड क्रोकोडाइल्स, ठीक है।
प्लेरोडोंट में क्या होगा, लिटरल साइड ऑफ जॉ बोन, टीथ आर ऑन द लिटरल साइड ऑफ द जॉ बोन, जैसे कि रेप्टाइल्स में। एक्रोडोंट में क्या होगा, टीथ ऑन द टर्मिनल पार्ट ऑफ जॉ बोन, एग्जांपल एम्फीबियंस एंड फिशेस। ये क्या है, टीथ के पार्ट्स है। देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग एनामल, एनामल के अंदर क्या होगी, ये देखिए ये वाली कवरिंग, ये वाली लेयर, दिस होल इज डेंटाइन, ठीक है। डेंटल कर्व, सीमेंटम, अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेंटिशन देख लिया, थीकोडोंट, प्लेरोडोंट, एक्रोडोंट क्लियर। टाइप्स ऑफ डेंटिशन, हेटेरोडोंट, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन द ओरल कैविटी, देखिए एग्जांपल है काउ, ह्यूमन एक्सेट्रा। होमोडोंट में सेम काइंड के टीथ है हमारी ओरल कैविटी में, जैसे कि डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स की सुंदर सी फिगर यहाँ दिखा रखी है, सेम टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं डॉल्फिन्स में। देखिए वहां पर होमोडोंट मतलब मान लीजिए अगर ये पैटर्न है ना, मतलब टीथ का, अगर इस टाइप के टीथ होंगे तो पूरे ओरल कैविटी में इसी टाइप के टीथ हैं। हेटेरोडोंट में क्या होगा, हेटेरोडोंट में एक अलग टाइप का टीथ है, अलग अलग टाइप के टीथ हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, क्लियर। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा टीथ सेट दिखा रखा है, ह्यूमन का टीथ सेट है ना, ह्यूमन टीथ सेट है ये। अब देखिए यहाँ ये क्या होता है, चलिए लेबल करते हैं। These are your incisors, these are canines, okay, okay, so canine ये है, ठीक है, canines, these are your premolars, and इसके बाद ये क्या है, heterodont dentition, heterodont dentition, clear, heterodont dentition. Now talking about the types of teeth based on the appearance in life. अब देखते हैं monophyodont, mono means एक बारी एक, poly means many, poly means many, die means two, ठीक है। मोनोफायोडोंट अपीयर ओनली वंस इन लाइफ, टीथ सिर्फ एक बार आ रहे हैं। नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एग्जांपल लास्ट मोलर इन मैन, उसको हम बोलते हैं विजडम टूथ। लास्ट मोलर इन मैन, विजडम टूथ, दैट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस, वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। पॉलीफायोडोंट से पहले डायफायोडोंट, टू सेट्स ऑफ टीथ होंगे पूरी लाइफ में, एक बार टूटेंगे। जो पहले सेट होता है वो होता है मिल्क टीथ का, ठीक है, पहला होता है मिल्क टीथ का ह्यूमंस के केस में, एंड सेकेंड सेट होता है परमानेंट टीथ का, ठीक है, परमानेंट, क्लियर। टेम्पररी मिल्क डेसिडियस, यानी कि एक ही नाम है, टेम्पररी कह लो या मिल्क कह लो या डेसिडियस, दे आर फुल्ली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 2 to 3 years, 20 इन नंबर होते हैं, 8 इंसीजर्स, 4 कैनाइन्स, 8 मोलर्स, यानी कि साथ में ये भी लिख लो 0 प्रीमोलर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस बात पे, 0 प्रीमोलर्स। टेम्पररी डेंटिशन, टेम्पररी टीथ में 0 प्रीमोलर्स हैं, डेंटल फॉर्मूला के जिक्र करेंगे, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, ठीक है। पॉलीफायोडोंट में मोर देन ट्वाइस इन द लाइफ, एम्फीबियंस के केस में ऐसा होता है। क्लियर सभी को, पूरा बोर्ड क्लियर। अब देखिए, अब हम जानेंगे डेंटल फॉर्मूला। देखिए डेंटल फॉर्मूला में क्या करते हैं हम, डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। देखिए ये ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस के केस में यहाँ पर these are canines, molars, canines, सबसे पहले प्रेजेंट होता है इंसीजर्स, देन योर canines, देन योर प्रीमोलर्स, देन योर मोलर्स, ठीक है। अब पूरा हम परमानेंट सेट का सेट ऑफ टीथ की बात करें तो देयर आर 4 इंसिजर्स इन द अपर जॉ, 4 इन द लोअर जॉ, यानी कि टोटल 8, क्लियर। कैनाइन्स 1 इन द अपर, 2 इन द अपर जॉ, 2 इन द लोअर जॉ, यानी कि टोटल कितने हुए, 4 कैनाइन्स। यहीं पर अगर हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पर मोलर्स और प्री मोलर्स की, तो प्री मोलर्स 2 होते हैं टोटल,
और मूल मतलब 2 होते हैं। जैसे कि 4 की बात करें, जैसे हमारे 4 2 अगर हम डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात करें, डेंटल फॉर्मूला में हाफ जॉ का लिया जाता है तो 2 हम कहेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। हाफ जॉ का अपर हाफ जॉ, लोअर हाफ जॉ, 4 अपर जॉ में एंड 4 ही लोअर जॉ में, ठीक है। यानी कि टोटल कितने हो गए 8, टोटल कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 8। यहाँ पर अब देखिए यहाँ कितने होंगे, अब देखिए 8 और 8 16 और 4 20, अब ये कितने होते हैं 12 12 टोटल। वैसे ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, ये कोई बात नहीं है कि हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता होना चाहिए। कैनाइंस 2 ही होते हैं अपर जॉ में, 2 लोअर जॉ में 4 हो गए। इंसिजर्स भी पता है 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए। अब प्रीमोलर्स जो है, प्रीमोलर्स क्या होते हैं 2 हाफ जॉ में, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और 2 8 हो गए। ऐसे मोलर्स की बात करें तो मोलर 6 इन द अपर जॉ, 6 इन द लोअर जॉ, 12 टोटल। क्लियर? अपर जॉ में 6, लोअर जॉ में यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 12। क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट द डेंटल फॉर्मूला, इंसिजर्स आर 8 इन नंबर। देखिए शेप क्या है, फ्लैट, फ्लैट शार्प एजेस एंड दे आर फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। कैनाइंस किसके लिए होते हैं, टीयरिंग द फूड के लिए, फॉर टीयरिंग द फूड। प्रीमोलर्स और मोलर्स का लगभग एक ही काम होता है, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन यानी कि यहाँ पर मतलब होगा गशिंग एंड ग्राइंडिंग, गशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, यही फंक्शन है ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ठीक है, मोलर्स कितने हैं टोटल 12, प्रीमोलर्स कितने हैं टोटल 8, कैनाइंस 4 एंड इंसिजर्स 8। हाफ ऑफ जॉ की बात करूं अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपर हाफ जॉ, मतलब सिंपल अपर हाफ जॉ की बात करूंगी, सिर्फ अपर और लोअर में सेम रहेंगे। अपर और देखिए अपर सेट है, देखिए अपर सेट है, लोअर अपर में सेम है, लोअर में सेम है, हाफ हाफ में भी यहाँ जितने होंगे उतने ही यहाँ पर होंगे। तो जितना कहूँ ना मतलब उन्हीं को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, अपर हाफ लोअर हाफ को। हाफ जॉ इंसिजर्स में कितने हो जाएंगे, टोटल 8 है तो 4 ऊपर 4 नीचे, हाफ जॉ में 2, कैनाइंस में टोटल 4 है यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 1, प्रीमोलर्स में 8 है यानी कि 2 आ जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 ऊपर नीचे, 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ 2 और 2। क्लियर? और मोलर्स कितने हैं 12 यानी कि 3 यहाँ 3 यहाँ 3 और 3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहीं से हाफ जॉ का मैंने आपको बताया कि यही लिया जाता है डेंटल फॉर्मूला में। तो डेंटल फॉर्मूला का जो ऑर्डर होता है ICPM का होता है, ICPM अपॉन ICPM ऑफ द हाफ जॉ। क्लियर? हाफ जॉ की बात करेंगे ICPM में। अब देखिए हाफ जॉ की बात करते लिए हमने यहाँ पर परमानेंट टीथ की, परमानेंट टीथ की बात करी है। यहाँ पर देखिए ये परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ के नंबर बता रही हूँ मैं, नहीं तो जो मिल्क टीथ होंगे वहां प्रीमोलर्स तो होते ही नहीं है, 0। और यहाँ पर एक बात और आ जाती है 2122 एंड 2102 मोलर्स में यहाँ विजडम टीथ को इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, विजडम टीथ इंक्लूडेड, C एंड L। ठीक है, C एंड L। अभी मैं इसको रबी कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेंटल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर लिख लेते हैं। दोबारा लिखते हैं फिर से, देखिए अब फिर से देखते हैं, वो हमारी स्लाइड क्लियर हो गई। देखिए फिर से देख लेते हैं, डोंट वरी। कैनाइंस फंक्शन नहीं लिखूंगी मैं दोबारा क्योंकि फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखते हैं कैनाइंस कितने होते हैं। अब मैं डेंटल फॉर्मूला के लिए आपको यहाँ पर बता देती हूँ, हाफ जॉ का इंक्लूड करा जाता है, बार बार बता रही हूँ हाफ जॉ का। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से हाफ जॉ हमें पता होना चाहिए, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, हाफ जॉ। अब यहाँ हम लिखेंगे, जो हम एज वाइज बता देती हूँ मैं आपको,
यहाँ हम लिखेंगे 0 to 7 ईयर्स का, ह्यूमंस में ही, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, यहाँ हम लिखेंगे 7 to 18 ईयर्स का, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 18 प्लस ईयर्स का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम नंबर ऑफ जॉ काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टीथ काउंट करेंगे। कैनाइन्स 4 है टोटल, ये परमानेंट टीथ की बात करिए, ठीक है, और वो भी 18 प्लस ईयर्स में, 18 प्लस की बात करिए यहाँ पर, ये जो आपको शो कर रखा है, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, मिल्क टीथ होता है जिनमें प्रीमोलर 0 होता है, तो यहाँ 0 आएगा। क्लियर। इंसीजर्स कितने होते हैं? 2 इंसीजर्स होते हैं 2। ये ऊपर इंसीजर्स का कॉलम बना देते हैं। इंसीजर्स कितने होते हैं? 2। कैनाइन्स भी कितने होते हैं? 1। मोलर्स कितने होंगे? 2। देखिए 12 है ना ये, तो देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। 3 3 3 एंड 3, 3 4 से 12 हुआ। लेकिन छोटे बच्चों में 3 3 नहीं होते, ये परमानेंट सेट में होते हैं। छोटे बच्चों में होंगे 2 2 2 2 2 2, क्योंकि डेंटल फॉर्मूला में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग टाइम हियर। सो देखिए 2 2 हो गए, यानी कि टोटल कितने हुए? 2 4 6 8 हुए, तो हाफ हाफ में 2 हुआ, तो 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 0 to 7 ईयर्स का क्लियर। अब यहाँ हम लिखेंगे डेंटल फॉर्मूला, यहाँ हम लिखेंगे डेंटल फॉर्मूला। अब 0 to 7 ईयर्स का कितना आया? मैंने बताया ICPM अपॉन ICPM, यानी कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, दिस विल बी योर रूल। तो इंसिजर्स कितने हैं यहाँ पर? इंसिजर्स 2, कैनाइन 1, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर्स, 2102 अपॉन 2102। इसी तरीके से 7 to 18 ईयर्स सब सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पर यहाँ पर जो है जो मोलर्स है ना, देखता ये भी ध्यान देना, मोलर्स भी सेम रहेंगे। मोलर्स विजडम टीथ जो है वो 18 प्लस ईयर्स के बाद आता है। क्लियर। ओके, सो यहाँ पर भी जो है डेंटल फॉर्मूला में जस्ट ये चेंज आ जाएगा, प्रीमोलर्स 2 हो जाएंगे। क्लियर। तो 2 1 2 2, तो फॉर्मूला क्या होगा फॉर, यहाँ डेंटल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं 0 to 7 ईयर्स का, फिर हम लिख देते हैं 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2, 7 to 18 ईयर्स का। देन मैंने क्या बताया, अब देखना सेम रहेगा सब कुछ, 2 1 2, जस्ट मोलर्स में प्लस हो जाएगा विजडम टीथ, इन केस ऑफ 18 प्लस ईयर प्लस हो जाएगा विजडम टीथ। ठीक है, तो अभी ये विजडम टीथ किसके लिए लिखा मैंने, देखो ये मैंने लिखा था फॉर 0 to 7 ईयर, ठीक है, और ये मैंने लिखा है 18 प्लस ईयर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना नोट करते टाइम। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 3 3 3, तो हाफ जॉ में आ जाएंगे 3। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो 3 हो गया, तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। क्लियर, वेरी सिंपल, सिंपल है ना, वेरी गुड। अब एक काम और कर लेते हैं, लेट्स काउंट देम। 2 1 0 2, हाफ जॉ का, अपर हाफ जॉ, लोअर हाफ जॉ। ठीक है, अब ऊपर वाले से ही कर लेंगे, सेम है वैसे भी। तो देखिए हाफ जॉ में कैलकुलेट करना है, हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, इधर इधर का लिया है, तो इनटू 4 करेंगे, जस्ट सिंपल। ठीक है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 4 जा 4 प्लस 0 प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पर 8 + 4 12 + 4 16, कितने टीथ होंगे 0 to 7 ईयर्स में, 16 टीथ। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जस्ट अ सेकेंड, 2 1 0 2 2 4 जा 8, यस 1 4 जा 4 2 4 जा 8, यस 16 नहीं होगा। देखिए यहीं पर तो दिक्कत आई, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि 16 नहीं होते छोटे बच्चों में। ठीक है, देखिए 2 का डबल 2 का 4 टाइम्स 8,
1 का 4 टाइम्स 4, 0 का 4 टाइम्स 0 एंड 2 का 4 टाइम्स अगेन 8. तो 8 + 8 16 + 4 20. 20 teeth टोटल 20 teeth टोटल. जस्ट अ सेकेंड, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया 20 teeth. ठीक है, इसी तरीके से जब हम टोटल करेंगे यहाँ क्या होगा, 2 1 2 2. अब बातें सेम है, 2 4 जा 8, 8 ऐड हो जाएगा, 28 teeth. ठीक है, 28 teeth. एंड यहाँ क्या हो जाएंगे, अब यहाँ एक एक ऐड हुआ है यानी कि 4 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 32 teeth. क्लियर हुआ सभी को कॉन्सेप्ट? अब मैं साइड दे देती हूँ आपको. अब ये ना नोट करना है, एनोटेशंस रिमूव हो जाएंगी, तो ये क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से नोट कर लो. ठीक है, जल्दी से नोट कर लो. क्लियर ऑफ यू? ओके, आई होप अब डेंटल फॉर्मूला में तो कोई प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं. देखिए यहाँ पर भी शो कर रखा है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. अब यहां से देखो, परमानेंट सेट का 2 1 2 3 देख लिया, विजडम टीथ ऐड हो जाता है इसीलिए 3 हो जाता है, 2 1 2 3. सो द परमानेंट सेट हैज 8 इंसिसेस, 4 canines, 8 premolar, 8 12 molar. थर्ड मोलर को विजडम टीथ, वेस्टिजियल एंड ह्यूमंस. मिल्क सेट का 2102 अपॉन 2102. कॉम्पोजिशन क्या है मिल्क टीथ की, 8 इंसिसर्स, 4 canines, 8 molars. It's important to mention 0 premolars. क्लियर? अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, ये है हमारे